चलिए भाई साहब शुरू करते हैं आयुर्वेद को देसी भाषा में। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख चुके थे कि रस शास्त्र है क्या। रस शास्त्र में मतलब रस का मतलब क्या होता है कि मधुर अम्ल लवण होता है या फिर कुछ और होता है। तो हमने बताया था कि रस का मतलब पारद होता है। तो आप फिर ये भी प्रश्न आता है कि भाई साहब क्या रस शास्त्र में हम लोग सिर्फ पारद के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग बोले थे कि नहीं भाई साहब, रस शास्त्र में कुछ और पढ़ते हैं, लोह के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पति विष के बारे में पढ़ते हैं। फिर भाई साहब आता है कि जैसे कि रस शास्त्र में हम लोग जैसे कि लोहवाद क्या है, देहवाद क्या है, इस सारे प्रश्न का हम लोग धीरे धीरे प्रश्नों का जवाब देते गए थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भेषज कल्पना। मतलब कि पूरा चैप्टर का नाम बोलो तो या फिर पूरा आपका सब्जेक्ट का नाम है रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना। तो रस शास्त्र हम लोग लेक्चर फर्स्ट में बहुत अच्छे से समझ चुके थे। हम लोग अभी समझने वाले हैं भेषज कल्पना। तो भेषज कल्पना क्या है? तो भेषज मतलब होता है दवा। इसे सुनिएगा साहब, भेषज मतलब होता है दवा और कल्पना मतलब होता है उसको यूजफुल फॉर्म में बनाना, उसको बोलते हैं कल्पना। तो हम लोग आज पढ़ने वाले रस शास्त्र तो पढ़ चुके भाई साहब, हम लोग भेषज कल्पना के बारे में पढ़ेंगे कि भेषज कल्पना क्या है, जिसमें से हम बताएं कि भेषज मतलब औषधि होता है। औषधि मतलब दवा जो डॉक्टर साहब जो देते हैं ना आपको, पेशेंट को, अगर किसी को बीमार पड़ गया तो बोलते हैं कि भाई लो। तो ऐसे तो देते नहीं होंगे, कुछ प्रोसेस होगा है ना। जैसे कोई को टैबलेट देते हैं, किसी को सिरप देते हैं, किसी को किसी और फॉर्म में देते हैं, किसी को च्यवनप्राश के फॉर्म में देते हैं, मतलब पेस्ट के फॉर्म में देते हैं। तो जो अलग अलग आप देख पा रहे हो, फॉर्म देख रहे हो, उसी को बोला जाता है कल्पना। और जो दवा है उसको बोला जाता है क्या? भेषज। तो भेषज कल्पना मतलब होता है दवा, और दवा अलग अलग फॉर्म में जो बनाते हैं उसी का हम लोग पढ़ेंगे भेषज कल्पना में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए भाई साहब फर्स्ट लिख दिया है क्या साहब कि भेषज कल्पना क्या है ना। तो भेषज कल्पना हम लोग समझ चुके हैं। तो भेषज मतलब होता है दवा, कल्पना मतलब कि अलग अलग फॉर्म में या बोलो तो उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही कल्पना है। तो यही चीज लिखा है आपका। जैसे आप मान लो कि देखिए एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए आपके पास कच्चा चीज सब चीज है ना, मतलब कि आटा वगैरह दे दिया, गेहूं दे दिया गया सिंपल सा। तो गेहूं ऐसे मान लीजिए सिंपल सा कि आप किसी को आप इलाज करते हो, ठीक ना। अब आपका पेशेंट हो सकता है किसान हो, है ना। अब किसान को बोलो कि भाई साहब बहुत भूख लगा है, तो किसान कहा जाता है, जाता अपना घर जाकर आपको गेहूं ला के दे देता है कि लीजिए साहब खा लीजिए। तो आप उसको डायरेक्ट तो खाओगे नहीं, आपको ही पता है कि गेहूं से हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। लेकिन उसका एक विधि है, एक तरीका है जिससे आप उसको क्या करोगे, उसको पहले आटा गूंथोगे, आटा गूंथने के बाद उसको तवा पर डालोगे, फिर रोटी बनाओगे, वो रोटी को खाओगे। तो एक तरह का प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को कल्पना बोला जाता है सिंपल सा। तो ये चीज बोला है क्या कि मान लीजिए कि आपका कच्चा माल है, कच्चा द्रव है, कच्चा माल मतलब कच्चा द्रव है, और कच्चा द्रव को संस्कार करेंगे, संस्कार मतलब प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग करके एक रोटी बना देंगे साहब, और रोटी को हम लोग यूज करेंगे। यही चीज हम लोग पढ़ते हैं भेषज कल्पना में। तो देखिए उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है भाई साहब। जैसे हर चीज का उद्देश्य होता है, आपका भी उद्देश्य होगा पढ़ने का कि पैसा कमाना है, अच्छा लड़की से शादी करना है, या फिर किसी का होगा पापा का हेल्प करना है, पापा का सेवा करना है, किसी को मम्मी का सेवा करना है, अपना अपना उद्देश्य होता है साहब। उसी तरह से इसका क्या उद्देश्य है, भेषज कल्पना का उद्देश्य क्या है, तो बोल रहा है कच्ची औषधि, मतलब डायरेक्ट कच्ची औषधि को आप तो ले नहीं सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम लोग पारद को, मतलब पारद क्या है, विष से, विष से हमको अमृत बनाना है। तो डायरेक्ट विष को तो आप ले नहीं सकते हो, विष को लोगे तो निपट जाएगा डॉक्टर, मतलब डॉक्टर तो निपट जाएगा ही, क्योंकि मान लीजिए अगर रोगी निपट गया तो डॉक्टर भी निपट जाएगा। तो अब रोगी अगर निपट गया तो क्या होगा, डॉक्टर भी निपट जाएगा। तो निपटने से बचाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि कच्ची औषधि को हम लोग रोगी के लिए उपयोगी बनाते हैं, है ना। मतलब कि उसको उपयोगी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, जिससे वो क्या होता है, उपयोगी बनता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, भेषज कल्पना में पढ़ते हैं। तो साहब इतना सा समझ में आ गया कि भेषज कल्पना में हम लोग एक तरह से कच्ची चीज को उसको अच्छा से बनाते हैं और उसको उपयोगी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा। फिर बात आता है महत्वपूर्ण परिभाषा जो बार बार पूछा जाता है। जैसे भेषज मतलब क्या होता है, देखो 3 टर्मोलॉजी है भाई साहब। पहला है भेषज, दूसरा है कल्पना, और तीसरा संस्कार। तो समझिएगा, देखिए भेषज मतलब सिंपल सा समझ में आ गया कि जो दवा है ना, जो रोगी को और आप रोग को मतलब कि ठीक करे, उसी को बोलते हैं भेषज। तो भेषज मतलब दवा। अब आता है कल्पना क्या है। तो कल्पना सिंपल सा आप समझ लो कि मान लीजिए कल के डेट में आप डॉक्टर बनते हो, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर जब बनोगे तो किसी को आप क्या करोगे, किसी को अब क्या बोलते हैं, गोली दोगे, या किसी को गोली मतलब ऐसा कि बंदूक से गोली मार दोगे, मतलब उसको टैबलेट दोगे, या किसी को क्या करोगे, सिरप दोगे। तो डिपेंड करता है रोगी पे और रोग पे किस तरह का हमको क्या करना है ना। किसी को अवले दोगे या फिर किसी को क्या दोगे,
चूर्ण दोगे तो अलग अलग जो दे रहे हो, अलग अलग फॉर्म में दे रहे हो, वो कैसे बन रहा है? वो कल्पना के थ्रू बनता है ना। तो कल्पना एक विधि है जिसमें हम लोग दवा को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा समझ में भाई साहब कि कल्पना क्या है, इसमें हम लोग दवा को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं कल्पना। अब आता है आपका संस्कार क्या है। तो संस्कार मतलब आप देखे होंगे कि बचपन में बोला जाता है कि अच्छा अच्छा संस्कार देना चाहिए बच्चा को। तो संस्कार वही है क्या? तो हाँ बिल्कुल वही है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। एग्जैक्ट वही तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। जैसे साहब मान लीजिए आप छोटा बच्चा थे, है ना। अब जब छोटा बच्चा थे साहब, तो आपके मम्मी पापा क्या किए कि संस्कार दिए, मतलब अच्छा अच्छा ज्ञान दिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब अच्छा अच्छा ज्ञान देने से क्या हुआ कि आप पहले भी आदमी थे, अभी भी आदमी है, लेकिन अब क्या हुआ, बेहतरीन आदमी हो गए, है ना। तो उसी तरह से पहले भी द्रव था, लेकिन अब ऐसा द्रव हो गया जो यूजफुल द्रव हो गया, मतलब बेहतरीन द्रव हो गया। अब ऐसा द्रव हो गया जिसको हम यूज कर सकते हैं रोगी को ठीक करने में और रोग को ठीक करने में। तो मतलब कि इतना समझाया कि आपका संस्कार मतलब यही होता है कि एनर्जी, या फिर बोलो तो एनर्जी नहीं बोल सकते साहब, मतलब कि उसका प्रॉपर्टी को एनहेंस करना ही, जो प्रॉपर्टी को एनहेंस करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है क्या, संस्कार। देखिए ये चीज सब चीज लिखा हुआ है इसमें। बोला है भेषज मतलब क्या है, ये जो आपका संस्कृत में लिखा है इसका मतलब क्या लिखा है, जो चिकित्सक और रोगी को लिए हितकारी हो। अब बात आता है भाई चिकित्सक के लिए कैसे हितकारी होगा, चिकित्सक कौन है, डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब के लिए कैसे हितकारी होगा, तो आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कि आप दवा दिए, आप डॉक्टर हो, है ना, चिकित्सक हो। अब कल के डेट में आप दवा दिए और दवा खराब हो गया, है ना, दवा काम नहीं किया, रोगी मर गया, चाहे कुछ भी हुआ, तो आपका नुकसान होगा कि नहीं? रोगी को जो नुकसान होगा तो होगा ही, लेकिन आपके साथ भी नुकसान होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन समझ लीजिए कि आप दवा दिए और रोगी ठीक हो जाए, तो उससे क्या हुआ कि आपके लिए भी लाभकारी हुआ, पैसा देके जाएगा, ये हो सकता है रोगी के विचार को लेके आए, है ना, तो आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो है चिकित्सक के लिए भी और रोगी के लिए भी हितकारी है। कौन? आपका भेषज। भेषज माना दवाई। अब बताए कल्पना क्या है, तो कल्पना देखिए लिखा हुआ है जो चक्रपाणी द्वारा अति दिया हुआ है आपका श्लोक। श्लोक में क्या बोल रहा है कि औषध को उपयोगी रूप देना ही संस्कार है, सॉरी आपका कल्पना है ना। कल्पना मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हम मान कर लीजिए ऐसा होता था मेरे साथ। जैसे होता क्या था कि जब छोटा बच्चा था ना, तो हमको कफ सिरप जो होता है, कफ सिरप आप कभी ना कभी लाइफ में तो पिए ही होगे। तो कफ सिरप क्या था कि हमारे बहुत कड़ा लगता था, हमको पीने का जरा ही मन नहीं करता था। तो हम क्या करते थे कि मेरे चाचा जो थे, मेरे अंकल ही थे, डॉक्टर थे, तो उनको बोलते थे क्या कि टैबलेट दीजिए, है ना। तो अगर टैबलेट बाई चांस मान लो नहीं होता तो क्या हमको कफ ठीक होता, नहीं होता ठीक। तो अल्टीमेट हम ये करते हैं कल्पना में कि अलग अलग फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज बोला उपयोगी रूप में, मतलब कि उसको उपयोग कर सकोगे, उसके यूज में हम लोग कल्पना में करते हैं। अब संस्कार क्या है, द्रव्यों को स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन करना, जो उसका स्वाभाविक, जैसे मान लीजिए आपका छोटा बच्चा थे, तो छोटा बच्चा में क्या आता है कि बहुत बदमाशी करते होंगे, लेकिन आप उसको अंदर संस्कार डाल दिया गया, तब बदमाशी क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो अल्टीमेट क्या गुणों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, अब पहले से बेहतरीन गुण हो गया, है ना। तो वही चीज हम लोग द्रव के साथ करते हैं, द्रव को हम लोग यूजफुल बनाते हैं। ठीक है साहब, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर बात आता है कि भेषज कल्पना, तब बता दिया साहब भेषज मतलब होता है क्या, दवाई। कल्पना मतलब कि अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजार के एक यूजफुल दवा बनाना, इसी कल्पना है। तो इतना तो समझ आया। अब इसको बांटते हैं ब्रांच में। तो दो तरह का ब्रांच है, एक औषध कल्पना है और एक आहार कल्पना है। एक औषध कल्पना है, एक आहार कल्पना है। और औषध कल्पना क्या है भाई साहब, जो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं अपना, अब सब मान लीजिए आपको भी बीमार पड़े, कुछ हुआ आपको, है ना, टाइफाइड हो गया मान लीजिए, ऐसा हो ना सके कि मतलब ऐसा भगवान ना करे कि आपको हो, है ना, लेकिन बाई चांस मान लीजिए किसी को टाइफाइड होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पहले दवाई लिखते हैं और बोलते हैं भाई साहब अब दवा लीजिए। तो जो दवा है ना ये औषध है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि अच्छा बाबू ये मत खाइएगा, ये मत खाइएगा, ये दवा खाना मत खाइएगा, वो खाना मत खाइएगा, मोमोज मत खाइएगा, लेकिन आप ये खाना खाइएगा, वो खाना खाइएगा। मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब पथ और अपथ आहार के बारे में जिसके बारे में डिस्कस होता है उसको बोलते हैं औषध कल्पना। तो दो तरह का कल्पना है, एक आपका सॉरी औषध कल्पना नहीं बोलते, आहार कल्पना। तो एक तो है आपका औषधीय कल्पना जिसमें हम लोग दवाई के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और दूसरा है आहार कल्पना जिसमें हम लोग पथ और पथ आहार करण पढ़ते हैं। ठीक है साहब। अब औसत कल्पना को फर्दर मौलिक और व्युत्पन्न मतलब ड्राइव्ड में बांटा गया है। जैसे आप पढ़े होंगे कि टोटल 7 जो है आपका फंडामेंटल यूनिट होता है, जैसे डिस्टेंस पढ़े होगे, मोल पढ़े होगे, है ना। तो टोटल क्या था 7 फंडामेंटल यूनिट था, उसका फिर पढ़े थे ड्राइव्ड यूनिट, है ना। ड्राइव्ड यूनिट मतलब वेलोसिटी का, स्पीड का, अलग अलग का क्या, ये सब क्या है ड्राइव्ड यूनिट है। उसी तरह से आपका औषधीय कल्पना का 2 भाग में बांटा गया है। पहला है मौलिक कल्पना जो प्राइमरी था, उसमें 5 आता है भाई साहब। अब एक आता है व्युत्पन्न कल्पना। प्राइमरी में कौन कौन आता है आपका स्वरस, कल्क, अक्वात और हेम और फंट।
है ना। अब बात आता है भाई साहब ये है क्या आपका, क्या है आपका स्वरस क्या है, कल्क क्या है, क्वाथ क्या है, हिम क्या है, फांट क्या है। तो स्वरस उसको समझिए, स्वरस उसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है, चाहे कुछ भी पेड़, पेड़ का छाल, चाहे कुछ भी ले लीजिए, उसका रस जो निकालते हैं ना, जो सिंपल सा जो रस निकालते हैं गार के, उसी को बोलते हैं स्वरस। तो स्वरस सिंपल सा समझाया। फिर कल्क क्या आता है, कल्क उसको बोलते हैं जो पेस्ट होता है, पेस्ट का फॉर्म में जो होता है ना साहब, उसको बोलते हैं कल्क। तो पेस्ट का फॉर्म में जो है वही आपका कल्क है। तो देखिए ये चीज लिखा हुआ है, स्वरस मतलब होता है जूस। अब जो कल्क है, कल्क क्या है, पेस्ट है आपका। फिर क्वाथ क्या है आपको, तो क्वाथ समझिए जो काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा क्या करते हैं हम लोग कि मान लीजिए औसत को हम लोग डाल दिए पानी में और उसको गर्म कर दिए, अब बना दिए उसको काढ़ा। काढ़ा तो तैयार किया होंगे कभी, आपको मन नहीं तो समझ में आता होगा तो आप मम्मी से पूछ लीजिएगा कि काढ़ा कैसे तैयार किया जाता है। तो जो काढ़ा बना है औषधीय काढ़ा, ऐसा नहीं कि कुछ भी काढ़ा बना दिए, औषधीय काढ़ा जो बना दिया जाता है ना, वही चीज आपका है क्या, क्वाथ है। अब बात आता है हिम क्या है। तो भाई साहब हिम में क्या करते हैं, औषध को ठंडा पानी में रख देते हैं और रात भर छोड़ देते हैं। फिर से सुनिएगा, ठंडा पानी में औसत को रख देते हैं और रात भर उसको छोड़ देते हैं। इसका जो तैयार होता है वो आपको होता है हिम। ठीक है, हिम मतलब होता है हिम गंगा, याद रखेगा, हिम मतलब हिम गंगा, ठंडा पानी, है ना, ठंडा पानी। अब याद देखिए फांट में क्या होता है, तो फांट में होता है क्या है, पांच गो है, स्वरस है आपका, देखिए स्वरस है, कल्क है, क्वाथ है, हिम है और फांट है। उसमें फांट में क्या होता है कि आप मतलब कि उसमें गर्म पानी के साथ करते हैं काम, मतलब औसत को गर्म पानी में डालते हैं और गर्म पानी को पूरा हीट करते हैं। और हीट करने के बाद क्या होता है, बहुत से आगे पढ़ने वाले हैं 1/8 उसको पानी को उड़ा देते हैं, फिर 1/4 पानी को उड़ा देते हैं। मतलब मान लीजिए कि क्या करते हैं, 10 लीटर लिए और 10 लीटर में से क्या किए, 5 लीटर उड़ा दिया। तो अब कितना लीटर उड़ाना है, मतलब कितना लीटर जो है पानी को खत्म करना है, इसके बाद तैयार किया जाता है औसत। तो वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा भी समझ लीजिए कि फांट में क्या होता है कि आप औसत को डालते हैं गर्म पानी में और उससे जो तैयार होता है उसको बोलते हैं फांट। तो हम लोग 5 तरीके से पढ़े, एक स्वरस, एक कल्क, एक वात और हिम और फांट। ठीक है साहब, फिर देखते हैं हम लोग आहार कल्पना क्या है। आहार कल्पना में क्या होता है, इसमें पथ अपथ के लिए पढ़ते हैं। पथ अपथ मतलब कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कभी बीमार पड़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी खाना स्टार्ट कर दो। बीमार जब पड़ते हो, जैसे टाइफाइड हुआ चाहे डेंगू हुआ, तो उससे क्या होता है कि सारा बॉडी आपका कमजोर हो जाता है। बॉडी जैसे जैसे हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाए। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है तो डायरेक्ट आप घनिष्ठ खाना तो खा नहीं सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड खाना खा नहीं सकते हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सरल खाना खाते हैं, मतलब कि सिंपल खाना खाते हैं। जैसे कि माड़ पी लिए, है ना, या फिर बोलो तो लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। वो जो लिक्विड फॉर्म में है उसे बोला जाता है मंड। मंड मतलब माड़ बोला जाता है। माड़ मतलब देखते होगे कि जो तसला में जो बनाया जाता है ना खाना, खाना मतलब चावल, जो चावल तैयार किया गया तसला में, तो उसको क्या किया जाता है कि लास्ट में पानी बच जाता है उसमें, है ना। तो जो पानी बच गया ना उसी को मंड बोला जाता है। मंड मतलब माड़। तो उसको लेते हैं, वो लेने से क्या, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और चावल में भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन चावल को जल्दी से पचाना में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्यों, कभी पेशेंट जो है ठीक हुआ है जल्दी जल्दी, तो पेशेंट अभी ठीक हुआ तो उसको डायरेक्ट हम चावल ना देके माड़ देते हैं। और माड़ में भी कार्बोहाइड्रेट है, उसको मिला जुला के कार्बोहाइड्रेट मिल गया। उसी तरह से पेया है, पेया मतलब ऐसा समझना जिसको पिया जा सके, हाँ, तो पीने योग बनाया जाता है तो उसको पेया बोलते हैं। उसी तरह से विलेपी है। तो ये आपका आहार कल्पना है। तो भेषज कल्पना को दो कल्पना बांटे, एक आपका औषधीय कल्पना, जो डॉक्टर साहब सीधा दवाई देते हैं उसको बोलते हैं औषधीय कल्पना। इसके बाद जो जो खाना चाहिए, जो जो खाना नहीं चाहिए, जो जो खाना चाहिए मतलब कि पथ आहार, तो उसको बोला जाता है आपके आहार कल्पना। तो ये सब चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए साहब कि आप जो देखे अब मौलिक कल्पना, मौलिक कल्पना अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई हो नहीं। हम लोग जब से पढ़ना स्टार्ट किए हैं आयुर्वेद, उसमें क्या होता है कि आचार्यों के बीच में बहुत मतभेद होता है। जहाँ जहाँ संख्या आएगा ना तो कोई आचार्य कुछ और बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, कोई और बोलेंगे। तो यहाँ भी जो मौलिक कल्पना है अलग अलग आचार्य अपने हिसाब से दिए। अभी तो सिंपल सा देखे कि 5 कल्पना है ना। 5 कल्पना में से सब चीज पढ़ लिए, स्वरस पढ़ लिए, आपका हिम पढ़ लिए, क्वाथ पढ़ लिए, है ना, फांट पढ़ लिए। तो इस तरह से हम लोग 5 कल्पना के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें देखिए इसमें से बोल रहा है क्या कि चरक जो है 5 ही माना है, सिंपल सा 5 कल्पना माने हैं। और उसी 5 कल्पना को बोला जाता है पंचविध कषाय। क्यों भाई साहब, 5 है इसलिए। पंच विध मतलब विधि है, कल्पना मतलब विधि तो है अलग अलग फॉर्म में। तो पंचविध कषाय, तो जैसे हम लोग पढ़े थे ना स्वरस, तो स्वरस हो गया, कल्क हो गया, और क्वाथ का श्रुत बोला गया है। यहाँ क्वाथ ही है साहब, ऐसा अलग मत सोचेगा, क्वाथ है। तो क्वाथ को बोला गया सूत। और फिर होता है शीत, जो हम लोग पढ़े थे ना। देखिए यहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग हिम पढ़े थे। तो जो हिम है वही यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, आपका शीत लिखा हुआ है। हिम भी और शीत भी बात बराबर है। शीत मतलब क्या होता है, ठंडा। हिम मैंने क्या होता है, ठंडा। तो यहाँ हम लोग पंचविध कषाय को बोला था, चरक दिए थे। चरक साहब पंचविध कषाय दिए। पहला बोले थे स्वरस, दूसरा बोले थे कल्क, तीसरा बोले थे श्रुत,
और फिर चौथा बोले थे शीत और लास्ट में बोले थे फांट। अब षष्ठ विध कषाय, षष्ठ विध कषाय कौन दिए थे, ये बार पूछा जाता है। षष्ठ विध कषाय दिए थे सुश्रुत जी। अब देखिए सुश्रुत जी क्या थे, सर्जन थे। अब सर्जरी के साथ मान लीजिए कोई सर्जरी से गुजरता है तो उसका बॉडी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसके बॉडी में अब प्रोटीन की कमी हो सकता है, तो सुश्रुत बोलते थे कि साहब दूध पीना चाहिए, है ना। तो एक ऐड कर दिया था इसमें, पंचविध कषाय में एक और ऐड कर दिया था, दूध को ऐड कर दिया था। तो याद रखिएगा इसे कि क्षीर, क्षीर माना दूध, दूध प्लस बाकी जो था ना आपका कौन, जो आपके चरक जी दिया था वो सब सेम के सेम है, बस ये चीज है दूध को ऐड कर देते। दूध को क्यों ऐड करते, क्योंकि सर्जन थे, तो इसे याद कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ऐसे मामला था, लेकिन बस दूध को ऐड कर देते क्योंकि दूध भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसको प्राइमरी माने थे, प्राइमरी कल्पना में से माने थे। अब काश्यप जो थे आपके, आपको पता होगा और नहीं पता तो जान लीजिए, काश्यप जो थे वो आपके बच्चों का विशेषज्ञ थे, मतलब कि बच्चों का बहुत बढ़िया से इलाज करते थे, इसलिए क्या किए वो एक और जोड़ दिए चूर्ण। अब जो बच्चा जो है डायरेक्ट कल के स्वरस या फिर शीत फांट को यूज नहीं कर सकता, तो चूर्ण आसान है, चूर्ण जो होता है सिंपल से खा सकता है, तो बच्चा के लिए स्पेशल जो है ऐड कर दिया क्या, चूर्ण को। बाकी सब जितना भी ये ऐड किए थे, मतलब क्या ऐड किए थे, क्षीर, तो ये भी क्षीर के ऐड किए थे, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि क्षीर का ऐड नहीं कीजिए, ये भी क्षीर को माने हैं। बाकी जो चरक जो 5 दिए, 5 ये भी माने, 5 ही माने। एक्स्ट्रा आपके सुश्रुत जी आपको दूध को जोड़े हैं और एक्स्ट्रा आपके काश्यप जी चूर्ण को जोड़े हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, और याद रखिएगा 5 6 7, फिर से 5 6 7 चरक सुश्रुत और आपके काश्यप साहब, ठीक है। काश्यप साहब क्या थे, बच्चा के इलाज बहुत अच्छा से करते थे, बच्चा के विशेषज्ञ थे, तो बोले कि भाई चूर्ण को भी जोड़ दीजिए। ये आपके सर्जन थे तो बोले कि भाई दूध को भी जोड़ दीजिए। ये आपके बेहतरीन आदमी तो जन्मे करते, क्या चिकित्सक थे, है ना। तो ये सिंपल सा पंचविध कषाय दिए थे। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया साहब। अब देखिए मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का हम पढ़ेंगे कि रस शास्त्र भेषज कल्पना में हम लोग पहले तो पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, अभी पढ़ेंगे कि अभी क्या हो रहा है, इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है साहब कि मध्यकाल में, मतलब कि मिडिवल पीरियड में बोल रहा है कि सारणधर संहिता लिखा गया, मतलब कब, 13th सेंचुरी में। ये आता है बार बार कि 13th सेंचुरी में सारणधर संहिता लिखा गया, उसमें भेषज कल्पना का आधारभूत ग्रंथ है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भेषज कल्पना कहाँ पे लिखा गया है या फिर भेषज कल्पना के मतलब कि उत्पत्ति कहाँ से हुआ, उसका आधार कहाँ है, तो याद रखिएगा सारणधर संहिता है उसका आधार, किसका, भेषज कल्पना का आधार है ना। इसका 3 खंड बांटा गया, जैसे कि मान लीजिए कोई बुक है ना, तो बुक हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग खंड बांट देते हैं, यूनिट वाइज बांट देते हैं। जैसे आप 11th में पढ़े होंगे एनसीईआरटी, तो क्या यूनिट वाइज होता था, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4, कोई यूनिट में क्या था ह्यूमन फिजियोलॉजी था, एक यूनिट में क्या था प्लांट फिजियोलॉजी था। उसी तरह से ये पूरा आपका जो संहिता सारणधर संहिता था उसको 3 खंड बांटा गया, पहला पूर्व, एक दूसरा मध्यम, एक होता है उत्तर। तो याद रखिएगा भाई साहब, पहला तो ये सवाल आएगा आपसे, सिंपल सा सवाल आएगा कि ये जो है आपका कौन, आपका भेषज कल्पना, है ना। भेषज कल्पना का आधारभूत ग्रंथ किसको माना जाता है, सारणधर संहिता को बोला जाता है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको 3 भाग बांटा गया, तो कौन कौन सा भाग बांटा गया था भाई साहब, तो आपका पूर्व, मध्यम और उत्तर। फिर चक्रदत्त जो थे, चक्रदत्त भी एक तरह का आप बोल सकते हो आचार्य ही थे, इसमें प्रॉपर्टी कल्पना के बारे में सर्वप्रथम बताए थे ना भाई साहब। प्रॉपर्टी क्या है, जो मतलब कि समझो कि पपड़ी बन जाता है, जब किसी भी चीज को आप हिट करते हो तो मतलब कि ऐसा मेटल या फिर बोलो तो ऐसा कोई सॉलिड चीज है, उसको हिट करोगे तो क्या हो जाता है, पपड़ी बन जाता है। तो जो पपड़ी बना ना उसी को प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो प्रॉपर्टी कल्पना जो सबसे पहले जो है कल्पना की है या फिर बोलो तो खोज की है, वो कौन खोज किए थे, तो चक्रदत्त। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है सिंपल सा। फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल मतलब मॉडर्न पीरियड, अभी के समय में बात होता है। तो देखिएगा 2 चीज है ना। पहला तो याद रखिएगा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, तो 1914 में आया था, 1940 में आया था। तो पहला तो सवाल ये आ सकता है आपको कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है कब आया था, आपके 1940 में आया था। फिर आता है एपीआई और आता है एक के टीकेडीएल, है ना। एक होता है एपीआई, एपीआई मतलब आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है साहब, जैसे कि मान लीजिए कि जितना भी आपका आयुर्वेदिक चीज है उस चीज के बारे में कहाँ लिखा होगा, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हर चीज का स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे कि 1 kg आप यहाँ भी ले लीजिए चाहे अमेरिका में भी ले लीजिए, 1 kg मतलब 1 kg होता है ना। अब पता चले कि 1 kg मतलब यहाँ पे इतना हो जाता है और अमेरिका में जाए तो 1 kg मतलब इतना हो जाता है, तो उससे गड़बड़ा जाएगा मामला। अगर आप दवाई बना रहे हो तो दवाई बनाओगे तो दवाई किस पर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है प्रिसाइज अमाउंट पे, कितना अमाउंट हम कंसिडर करेंगे। तो प्रिसाइज अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो स्टैंडर्ड हो, जो यहाँ भी अप्लाई हो और वो
पूरा दुनिया में हर जगह अप्लाई हो, है ना। तो ये चीज जो अप्लाई होने का जो कंडीशन है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये आपके एपीआई में लिखा है, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में लिखा गया है। ये एक तरह का लीगल है और ऐसा बताया गया है कि इसमें हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, स्टैंडर्ड करेंगे मानक को, मानक मतलब यूनिट को हम लोग स्टैंडर्ड करेंगे, मतलब इस यूनिट को मतलब यही होता है जो पूरे दुनिया में अप्लाई होगा। तो इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। फिर आता है टीकेडीएल। टीकेडीएल क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। अब मान लीजिए कि जो चीज़ हम लोग खोज चुके हैं बहुत पहले, तो अब क्या करता है कि बाहर के लोग बोलता है कि हम खोज किए हैं। जैसे मान लीजिए हल्दी, हल्दी का खोज हम लोग बहुत पहले से यूज जानते थे कि एंटीबैक्टीरियल है ना, घाव वगैरह में यूज करते थे हम लोग, तो हम लोग बहुत पहले खोज कर चुके थे और इसका यूज करते थे। लेकिन बाहर के लोग क्या बोला था कि भाई हल्दी का खोज हम किए, तो बाद में पता चला कि भाई पेटेंट हम लोग उसका एक तरह से बोल सकते पायरेसी, पायरेसी पढ़े हो गए 12th क्लास में बायोलॉजी में, तो पायरेसी से बचाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, टीकेडीएल का। टीकेडीएल में हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज को संग्रह करते हैं और उसमें लिखा रहता है कि ये सब नॉलेज हमारा है। जिस तरह से आप बासमती राइस का बारे में सुने होंगे, उसका पायरेसी किया गया था, लेकिन लास्ट में क्या किया गया, हम लोग उसका पेटेंट कराएं। तो उस तरह से जितना भी मतलब कि बोल सकते पेटेंट है, वो पेटेंट कहाँ कराया जाता है, आपके टीकेडीएल में होता है। तो बस याद रखिएगा, आपका इसका फुल फॉर्म आ सकता है एपीआई और टीकेडीएल। टीकेडीएल मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, एक तरह का डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पे हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन है ना, कि कब किसका खोज हुआ है, ताकि कोई और चुरा ना ले, है ना। पता चले कि आप इतना मेहनत किया, कोई और चुरा के लेकर भाग गया, तो ये सब चीज से बचाने के लिए। ये देखिए हम लोग औसत कल्पना का महत्व क्षेत्र देखिए कि भाई साहब औसत कल्पना का क्या स्कोप है। जैसे आप आयुर्वेदा में पढ़े होगे, तो खैर आप तो आयुर्वेदा तो ऐसा नहीं है कि आप खुद से चुने हो, आप तो गलती से आ गए होगे। तो अब जब आ गए हो तो अच्छा से पढ़ो और देखो कि इसका स्कोप क्या है। आप हम मिलकर ही इसका स्कोप बढ़ा सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसका स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है, बस इसके बारे में कोई जानता नहीं है। अगर हम और आप मिल जाएं और बेहतरीन काम करें, तो कल का डेट में जितना एमबीबीएस है उतना ज्यादा हम लोग का मान होगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि ये भी तक तरह का इलाज ही तो है। अल्टीमेट आदमी चाहता क्या है, रोगी क्या चाहता है, रोग मुक्त होना चाहता है। तो रोग मुक्त चाहे इस ऐसे हो चाहे वैसे हो, कैसे भी होना चाहिए। तो कब कब कर पाओगे आयुर्वेदा से, जब आयुर्वेदा के बारे में आप जानोगे। तो आप एलोपैथ छोड़ दो, मतलब कि एलोपैथ छोड़ देने से ऐसा मत सोचो कि मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हो या फिर बोलो तो एलोपैथिक मेडिसिन याद कर रहे हो, इस सब की जरूरत नहीं है भाई साहब। फिर आप कोई डॉक्टर का हो ही नहीं जाओगे, आप मतलब बोलो तो मिक्सचर बनकर रह जाओगे। मिक्सचर ऐसा होता ना, इधर करा गया ना उधर करा गया। इसलिए आप बढ़िया से आयुर्वेदा ही पढ़ो और बेहतरीन पढ़ो, क्या कि कोई भी पैथी हो इलाज करना आना चाहिए आपको, है ना। जैसे बोला जाता है कि आप कोई भी काम करो लेकिन इतना अच्छा से करो कि वो चीज में आप महारत प्राप्त करो। ऐसा बोला जाता है भाई साहब कि सिंपल सा अगर गोलगप्पा वाला भी बेहतरीन काम करे तो क्या करेगा, कि बहुत अमीर बन सकता है। अमीर बन सकता है इन द सेंस अपना लाइफ को स्टेबल कर सकता है। उसी तरह से ऐसा मत घबराओ कि आयुर्वेदा में कुछ है नहीं। जब गोलगप्पा वाला 4 व्हीलर खरीद सकता है, तो आप तो भाई साहब आयुर्वेदा पढ़ रहे हो, है ना, नीट जैसा एग्जाम क्लियर किए हो, इतना कॉलेज में अच्छा कॉलेज में पढ़ रहे होगे आप लोग, तो अपने आप पर बिलीव रखो और आयुर्वेदा को बेहतरीन तरीके से पढ़ो और हम मिलकर और आप मिलकर बेहतरीन बना सकते हैं। तो यही चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इसका स्कोप क्या है। मतलब जैसे हम लोग तो देखे कि मेरा क्या क्या स्कोप है, अपना स्कोप पर काम करना, उसी तरह से यहाँ पे क्या क्या स्कोप है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है भाई साहब, भेषज कल्पना का महत्व और क्षेत्र। जैसे क्या है कि पहले तब देखेंगे कि औषधि का निर्माण, इसमें हम लोग भेषज कल्पना में औषधि का निर्माण करेंगे। मतलब कि हम लोग बार बार बता रहे हैं कि रॉ मेडिसिन से हम लोग बेहतरीन मेडिसिन में कन्वर्ट करेंगे। मान लो कच्चा मेडिसिन है जो कि हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो गेहूं है, तो गेहूं को डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, तो गेहूं को हम लोग क्या करते हैं, पर रोटी बनाते हैं। तो गेहूं से रोटी बनाने का जो प्रोसेस है ये कहाँ सीखेंगे, मतलब गेहूं से तो नहीं, मतलब जो दवा है, कच्चा दवा है, उसको बढ़िया दवा बनाने में, मतलब कि जो हम यूजफुल बना सकते हैं दवा, वो कहाँ पढ़ेंगे, भेषज कल्पना पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग औषधि निर्माण पढ़ेंगे। दूसरा गुणवत्ता नियंत्रण, मतलब कि ऐसा तो है नहीं साहब कि कुछ भी गुणवत्ता रख दो, कुछ भी क्वालिटी रख दो, ऐसा क्वालिटी बना दो जो कभी काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्वालिटी होना चाहिए जो कि काम करे। दूसरा बात, क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करे। अब मान लो किसी को हाई डोज चाहिए, जैसे आप देखते होगे कि पैरासीटामोल 500 mg भी आता है, 650 mg भी आता है। अब 650 mg कब देंगे, 500 mg कब देंगे, वो डिपेंड करता है पेशेंट पे या फिर पेशेंट के कंडीशन पे। उसी तरह से हम क्वालिटी पे भी बात करेंगे, किस में, भेषज कल्पना में। तो दूसरा स्टेप पे हम लोग ये सीखेंगे कि क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता का नियंत्रण करेंगे, क्वालिटी का कंट्रोल करेंगे कि कितना अपना पावर डालना है, कितना कम पावर डालना है, उस सब के बारे में हम लोग भेषज कल्पना के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है मानकीकरण। मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि स्टैंडर्ड चीज रखेंगे। चीजें मतलब कि सिंपल सा है कि मान लो कि हम बोलेंगे कि 1 mg है तो 1 mg ही सब यूज करेंगे। मतलब अगर बोल देंगे कि आपका कोई दवाई है, मान लीजिए एक्स दवा है ना, तो एक्स दवा जो है
5 mg यूज होगा, तो सब कोई 5 mg ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक 2 mg यूज कर रहा है, कोई 3 mg यूज कर रहा है, मतलब कि सब अलग अलग नहीं करेंगे। एक बुक होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड बुक से सब कोई पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एक दिमाग बैठा कर रखे ना भाई साहब कि फर्स्ट ईयर में हम लोग 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो अल्टीमेट क्या है, एक तरह का हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन किए। अब पता चला कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जब जिस कॉलेज में कोई और पढ़ रहा है वो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि एकदम खिचड़ी पक जाएगा। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन किए हैं। दूसरी तरह से हम लोग भेषज कल्पना में दवा का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड मानक रखते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं। तो ये चीज किसके बारे में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ते हैं, भेषज कल्पना में पढ़ते हैं। तो तीसरा है आपका मानकीकरण, मतलब औषधि निर्माण करेंगे। दूसरा है गुणवत्ता का नियंत्रण करेंगे। तीसरा है मानकीकरण करेंगे। फिर चौथा जो आपका है चिकित्सा प्रयोग, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए भाई साहब कि आप दवा बना लिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर लिए, फिर उसका गुणवत्ता भी जांच कर लिए, मतलब कि उसका क्वालिटी भी बेहतरीन बना लिए। अब उसको क्या करना है, आपको दवा को देना है, किसको, रोगी को देना है। तो क्लिनिकल यूज आपको आना चाहिए कि कौन सा दवा कब देंगे, कौन सा रोगी को देंगे। तो ये सब चीज़ के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग भेषज कल्पना में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ जो लिखा है चिकित्सीय प्रयोग, तो उसका क्या है क्लिनिकल एप्लीकेशन, इसके में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पेशेंट का केयर के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आता नई कल्पना। अब ऐसा तो है नहीं कि जो चला आ रहा है वही चलाया रहा है ना। अब जैसे धीरे धीरे देखोगे कि धीरे धीरे आपका आयुर्वेदा भी स्प्रे बनाना स्टार्ट किया है। स्प्रे मतलब कि कोई ऐसा दवा है जो मतलब दर्द है तो स्प्रे मार दीजिए, दर्द क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेट कल्पना मतलब अलग अलग फॉर्म में, दवा तो वही है, बस कल्पना अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो है हम लोग नई नई कल्पना किस में करेंगे, और आपके भेषज कल्पना में। तो ये सब चीज़ें है 6 टोटल है फील्ड जिसमें हम लोग काम करेंगे। पहला था औषधि निर्माण, जिसमें हम लोग औषधि का निर्माण करेंगे। दूसरा था गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी का कंट्रोल करेंगे, कितना क्वालिटी यूज करना है, कितना क्वालिटी बेहतरीन होना चाहिए। फिर तीसरा जो है मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे मानकों का कि यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए, सबको यही यूज करेगा। फिर हम लोग जो है चिकित्सीय प्रयोग, कौन सा दवा कहाँ यूज होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पांचवा जो है आपका नई कल्पना, मतलब कि न्यू डोज फॉर्म, अलग अलग डोज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि सबका डोज सेम रहना चाहिए, है ना। कोई छोटा बच्चा है तो उसका अलग डोज होगा, कोई बड़ा बच्चा है उसका अलग डोज होगा। तो सबका अलग अलग डोज में हम लोग किस में पढ़ेंगे, आपका नई कल्पना में पढ़ेंगे, नई कल्पना बनाएंगे। ये सब कहाँ पढ़ते हैं अपन पढ़ते हैं भेषज कल्पना में। ठीक है साहब, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है रसशाला। अब देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रस शास्त्र में रस बनाते हैं। रस मतलब कि आप पारद को हम लोग विष से अमृत बनाते हैं। दूसरी बात पढ़े भेषज कल्पना। भेषज कल्पना मतलब जिसमें हम लोग द्रव मतलब कि औषध को हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। तो कोई तो घर होना चाहिए साहब, ऐसा घर जिसमें हम लोग इसे बना सके। तो घर कैसा होना चाहिए और घर कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छा से प्रिसाइज जो है आपका आयुर्वेद बताता है कि कौन सा दिशा होना चाहिए, वहाँ पे कैसा घर होना चाहिए, उसमें खिड़की होना चाहिए कि नहीं खिड़की होना चाहिए, हवा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में बहुत प्रिसाइज बताया गया है। इसी चीज़ का हम लोग बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए बोल क्या रहा है कि रसशाला स्थान एवं निर्माण, कि कैसा स्थान होना चाहिए और कैसा उसका निर्माण होना चाहिए। तो बोल रहा है कि आदर्श स्थान होना चाहिए भाई साहब, आइडियल लोकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ मन तहाँ खोल दिए, है ना। पता चला कि बगल में लैटरिन है और उसके बगल में खोल दिया क्या, आपके औषधालय खोल दिया, मतलब कि जहाँ पे दवा बनता है। तो पता चला कि जितना भी उसमें काम करने वाले लोग हैं वो सब भाग जाएगा ऐसे हैं उसका बदबू सूंघ के। तो खैर बोल रहा है कि नगर के उत्तर पूर्व में, याद रखिएगा कौन सा अति दिशा होता है, दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। नगर के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व को बोला जाता है आयुर्वेदा में ईशान कोण या फिर पूर्व दिशा रखेंगे। ठीक है। दूसरा है कि ऐसा होना चाहिए जहाँ डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं हो। ये नहीं कि आप खोल दिए औषधालय, अब बगल में डीजे रोज बजता है ना, आप खोल दिए औषधालय, बगल में रोज सब क्रिकेट खेल खेल के लड़कन चिल्लाते रहता है। तो ऐसा जगह नहीं होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे शोरगुल नहीं होना चाहिए, कोई तरह का होलाहल नहीं होना चाहिए, है ना। तो किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फिर निर्माण कैसे करेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है कि एक तो आपका विशाल होना चाहिए, इन्हें बस 2 कमरा होना चाहिए। आपको बहुत बड़ा आपका औषधालय होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारा हम लोग औषधि बनाएंगे, है ना। ऐसा तो है ना कि छोटा छोटा औषधि बनाएंगे, बहुत बड़ा औषधि बनाया जाता है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो यंत्र करना पड़ेगा, तो यंत्र में देखते हैं कि बहुत बड़ा यंत्र होता है, और उतना बड़ा यंत्र रखने के लिए आपको बहुत बड़ा घर चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, बड़ा बड़ा घर चाहिए, विशाल घर चाहिए, है ना। हवादार होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई साहब पूरा पैक होना चाहिए, हवादार होना चाहिए साहब। फिर प्रकाश, वहाँ पे प्रकाश आना चाहिए। प्रकाश मतलब ऐसा नहीं कि कोई लड़का है ना। प्रकाश मतलब कि लाइट, वहाँ पे लाइट भी आना चाहिए, हाँ। और फिर वहाँ पे जल भी होना चाहिए। अब जल के मतलब जैसे होता है कि अब तो खैर ऐसा नहीं मामला है, अब तो टंकी और नल वाला मामला हो गया। पहले क्या था, तालाब के अगल बगल भी रहा जाता था, मतलब अगल बगल तालाब रखा जाता था। क्यों, क्योंकि पानी की जरूरत पड़ता था। लेकिन अब तालाब की तो खैर अब जरूरत नहीं है, लेकिन पहले जल भी रहता था। ठीक है।
फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसको यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको क्या है ना साहब, इसको डायग्राम को देखिए, और डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ये एक तरह से समझो कि नॉर्थ ईस्ट वाला मामला है, जैसे कि डायरेक्शन के हिसाब से देखिए। जैसे डायरेक्शन क्या होता है आपका, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट। और अगर बोले तो इधर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है साहब। और इधर क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। इधर क्या होगा आपका, वेस्ट साउथ होगा। और इधर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन समझ में आ गया। इसी डायरेक्शन को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन डायरेक्शन में क्या क्या होना चाहिए। तो पहले लिखा क्या कि नॉर्थ, तो नॉर्थ में होना चाहिए वेद कर। वेद कर मतलब कि वहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह, मतलब कि मान लो कटाई छटाई वाला जो काम है ना, वो कहाँ होगा, आपका नॉर्थ होगा। तो सवाल आता है कि वेद कर्म कहाँ होता है, तो नॉर्थ होता है। फिर आपका सवाल पूछा जाएगा कि इस कोण पे, इस कोण मतलब कि आपका नॉर्थ ईस्ट है ना साहब, तो नॉर्थ ईस्ट को, तो नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है ईशान। ये भी याद रखेगा आप, फर्स्ट में पढ़े भी होंगे ये सब डायरेक्शन पदार्थ विज्ञान में, लेकिन अभी फिर से बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है ईशान। ईशान में क्या करते हैं हम लोग, औषधि का संग्रह करते हैं। जैसे मान लीजिए जब औषधि बना लिए तो उसको संग्रह तो करोगे ना, ऐसे को छोड़ के भाग जाओगे, कहीं औषधि का संग्रह करोगे साहब, तो औषधि का संग्रह कहाँ करते हैं हम लोग, ईशान में करते हैं। फिर आता है पूर्व, पूर्व मतलब ईस्ट में, तो ईस्ट में करते हैं हम लोग रस भैरव का पूजा। रस भैरव जो है हम लोग पूर्व में रखते हैं, जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। रस भैरव मतलब एक मूर्ति है जिसको बोला जाता है कि रस का देवता है। तो जब भी हम रस बनाते हैं उनके पहले उनको प्रणाम करते हैं कि भाई साहब आप आपको आशीर्वाद दीजिए, और ताकि मेरा बेहतरीन रस बने, और ऐसा रस बने कि दवा खाते ही रोगी जो है निपट ना जाए, ठीक हो जाए, है ना। तो उसको पहले प्रणाम करते हैं। आप प्रणाम करते हैं तो उसको मूर्ति चाहिए साहब, तो मूर्ति कहाँ रखेंगे, याद रखेगा कि पूर्व में रखते हैं रस भैरव का, ठीक है। फिर आता आपका कौन, साउथ और ईस्ट। इधर क्या है, साउथ ईस्ट। तो इसके डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में आग्नेय है। आग्नेय मतलब अग्निकर्म। अब बात आता है भाई साहब साउथ ईस्ट में क्या रखते हैं, तो साउथ ईस्ट में इसलिए रखते हैं वहां पे ऐसा हवा आता है कि जिससे क्या होता है कि जितना भी आग से निकला वो धुआं है बाहर हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा घर में आप धुआं धुआं कर दोगे, तो धुआं धुआं करोगे तो जितना वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं परेशान हो जाएगा, आंख में आंसू आ जाएगा। तो उसे बचाने के लिए क्या करते हैं कि उसको रखते हैं हम लोग कहाँ, आग्नेय में। आग्नेय मतलब आपके साउथ ईस्ट के डायरेक्शन रखते हैं। आपको आग वाला काम करते हैं, आग लगाते हैं, है ना, आग लगाते वाला मामला, तो आग लगाते हैं वो इसलिए क्योंकि ऐसा डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन से क्या होता था कि हवा जो बाहर निकल जाता था, हवा नहीं, हवा तो बाहर निकलेगा, साथ साथ धुआं भी बाहर निकलता था। तो ये हो गया आपका अग्निकर्म। फिर आता है आपका साउथ, तो साउथ में बोलते हैं पाषाण कर्म। तो जो पाषाण काम होता था, पाषाण काम जो होता था आपका साउथ में होता था। फिर देखिए ये आपका डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में क्या होता था, शस्त्र कर्म। शस्त्र का मतलब कटिंग वगैरह होता था। यहाँ वेद कर्म होता था, आपका प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता था, और यहाँ पे आपका शस्त्र कर्म होता था, है ना, कटाई छटाई होता था। फिर आपका जो है पश्चिम, पश्चिम मतलब इधर, है ना। तो पश्चिम में क्या होता था, वेस्ट में होता था छालन, वाशिंग। छालन मतलब होता है वाशिंग। अब जैसे दवा, आप दवा बना रहे हो, चाहे औषध बना रहे हो, तो इसमें बहुत सा जो है गंदगी वगैरह होगा, है। तो गंदगी को पहले साफ करते हैं, तो पहले तो सफाई करेंगे, उसके बाद ना प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे साहब। तो पहले सफाई कहाँ करते थे, तो याद रखिएगा पश्चिम में करते थे। उसी का काम था छालन। छालन मतलब होता है वाशिंग वगैरह। अब जो लास्ट बच गया आपका नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट को बोलते हैं वायव्य, है ना। वायव्य का मतलब क्या होता है, वायु से रिलेटेड। तो वहाँ वायव्य होता था, मतलब क्या होता था, वहाँ सुखाते थे। अब भाई साहब उसको आप वॉशिंग कर दिए, पानी भिगो दिए, तो पानी भिगो दिए तो क्या हो गया, पूरा पानी पानी हो गया। तो पानी को उसको सुखाना पड़ेगा। तो सुखाते कहाँ थे हम लोग, एक तरह का डायरेक्शन था वायव्य, उसी में हम लोग शोषण करते थे, मतलब ड्राइंग करते थे। इस तरह से भाई साहब इसको आपको अल्टीमेट याद रखना पड़ेगा। हम समझाने की कोशिश किए, आपको ये सब चीज़ याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में जो है एकदम बेहतरीन तरीके से लिख सको। अब अगर ये डायग्राम आप बना देते हो एग्जाम में, तो आपको फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर आता है रसशाला का कर्मचारी। अब रसशाला जो आप बनाए हो, जो घर बनाए हो इतना बेहतरीन, और सबको डायरेक्शन आप डिसाइड किए हो कि कौन सा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा काम करते हैं वहाँ पे लोग। तो देखिए 4 लोग हैं, एक परिचारक है, एक आपका रसवेद है, और फिर तीसरा है निधि साधक और भेषज आहारम। अब क्या कौन क्या काम करता है आप समझिएगा कि पहला क्या आपका है रसवेद, मतलब कि रसवेद मतलब कि जो ऐसा वेद जो रस के बारे में जानते हैं। तो रसवेद ऐसा होना चाहिए जिनको हमको रस के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा वेद पहुंच गए जिनको रस के बारे में पता ही नहीं है साहब, उठा लिए रस कुछ, या फिर कुछ ऐसा औषधि उठा लिए जिनको पता ही नहीं कि कौन सा औषधि है, इसका क्या यूज होता है। तो उनको क्या ज्ञान की जरूरत होता है, मतलब ज्ञान होना चाहिए। तो यही चीज लिखा है कि औषधियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उनको, तो कौन सा औषधि कौन सा रोगी में ठीक होगा, या फिर कौन सा औषधि कैसे काम करेगा, या फिर कौन सा औषधि कैसे बनेगा, इस सब का ज्ञान किसको होना चाहिए, आपके रसवेद को होना चाहिए। फिर दूसरा आता है परिचारक। परिचारक मतलब होता है आपका हेल्पर, और जो आपका हेल्पर है, जो आपके
रस वेद का हेल्प करने वाले हैं उनको क्या चाहिए, मेहनती चाहिए। ये नहीं कि अब खाना खा के सो गया, अब जब खाना खा के सो जाएगा साहब तो काम तो होगा नहीं, दावा तो बनेगा नहीं, तो दावा बनाना पड़ेगा, तो उसको क्या होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा। तो ये चीज़ लिखा है कि उसको मेहनती होना पड़ेगा। दूसरा स्वच्छ होना पड़ेगा, और स्वच्छ नहीं रहेगा साहब तो क्या गंदगी कर देगा, खुद गंदा रहेगा, 10 दिन से नहाएगा नहीं, है ना। स्वच्छ नहीं रहेगा मतलब नहाएगा नहीं, और जब नहाएगा नहीं तो क्या पूरा आपका दवाई को कर देगा गंदा, तो गंदगी कर लेगा। फिर बलवान होना चाहिए। अब देखिएगा आगे पढ़ेंगे भी कि बहुत बड़ा यंत्र होता है जो यंत्र को चलाना पड़ता है। यंत्र चलाने के लिए आपको ताकत की जरूरत होता है, और ताकत रहेगा तब ना सब सहायक करेगा, तो सहायता करेगा तो पता चला कि यही सहायता इसको कर रहे हैं। हाँ, तो इनको सहायता करना है जब, तो इनको बलवान भी होना चाहिए। तो ये सब टर्मोलॉजी यूज कीजिएगा जरूर भाई साहब, कि परिचारक आपका मेहनती होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और बलवान होना चाहिए। फिर निधि साधक, निधि साधक मतलब कि उसको सुरक्षा करने वाला होना चाहिए। ना तो पता चला कि आपके जो वेद साहब जो है रस वेद बहुत मेहनत से बनाए, आपके जो आपके परिचारक जो है बहुत अच्छा से मेहनत करके और बहुत अच्छा से आपका हेल्प करिए। हेल्प करने के बाद क्या हुआ, आपका आपका जो भी था औषध तैयार हो गया। औषध तैयार तो हो गया, लास्ट में क्या हुआ कि आपके जो कोई चोर होगा, चोर आया और चोरी करके लेकर भाग गया। तो चोरी से बचाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए। दूसरी सिक्योरिटी को बोला जाता है निधि साधक, है ना, सुरक्षा कर्मी। तो सुरक्षा कर्मी भी चाहिए जो कि इसको सुरक्षा करे, किसको, आपके औषधि को सुरक्षा करे। फिर लास्ट होता है भेषक आहारण। भेषक आहारण क्या होता है, जिसको जो औषधि को लाए, मतलब कि जस्ट लाइक मान लो हमको रोटी बनाना था तो क्या हमको गेहूं की जरूरत पड़ेगा, तो गेहूं कहाँ से लाना पड़ेगा, हमको खेत से लाना पड़ेगा। उसी तरह से औषधि बनाना है तो औषधि को हमको लाना पड़ेगा, कच्चा औषधि को। और औषधि कहाँ से मिलता है, हिमालय से हो गया, चाहे कहीं कहीं से ऐसा जगह जहाँ पे बहुत जाना मुश्किल है, तो वहाँ पे उसको जाना आना चाहिए, प्लस में उसको पहचानना भी आना चाहिए। नहीं तो पता चला को हनुमान जी टाइप के आदमी को भेज दिए, भेजे कि भाई जड़ी बूटी लेके आइए, लक्ष्मण जी को ठीक करना है, पूरा पहाड़ी उठा के लेके आ गए, और बाबा पहाड़ उठा के लेके आ जा रहे, तो भाई रखोगे कहाँ पहाड़ है। इसीलिए ऐसा आपको चाहिए, भेषक आहारण ऐसा चाहिए जिसको जड़ी बूटी का ज्ञान हो और जो बहुत बेहतरीन तरीका से ट्रेवलिंग करता हो, है ना, टूरिस्ट टाइप का हो, जिसको हर जगह के बारे में पता हो कि कौन कैसा जगह है, इस जंगल में कौन सा जानवर होता है, पता चला कि गया औषधि लाना है और खुद निपट गया, खुद मर गया, है ना। तो उसको हर चीज का जानकारी होना चाहिए, जंगल का जानकारी होना चाहिए, उसको औषध का जानकारी होना चाहिए, ये सब जानकारी होना चाहिए। किसको, आपका भेषज को, मतलब ये चीज बोल रहा है जो जड़ी बूटी को लाने वाला होता है उसी को भेषज आहारण बोलते हैं, है ना। उसको जड़ी बूटी के बारे में बहुत अच्छा से पता होना चाहिए। तो ये चीज हम लोग जो है चार चीज पढ़े। परिचारक वो होता है जो आपको सहायता करता है, किसको, रस वेद को सहायता प्रदान करता है, और उसको मेहनती भी होना चाहिए और उसको बलवान भी होना चाहिए। ये पढ़े हम लोग रस वेद उनको होना चाहिए जिनको ज्ञान हो इस सब के बारे में, कैसे कौन सा औषध कौन सा बनता है और किस विधि से बनता है। फिर हम लोग पढ़े निधि साधक। निधि साधक उसको बोलते हैं हम साहब जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, ये नहीं कि आपको दवा बना आपको लेकर भाग गया, ये नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग लास्ट पढ़े भेषज आहारण, जो कि जंगल जाके बहुत अच्छा से आपको जो कच्चा औषधि है उसको लेकर आए और आपको दे, ये नहीं कि पहाड़ लेकर आ जाए हनुमान जी टाइप के। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है लिखा हुआ साहब कि सब कंठस्थ कर लीजिएगा। जो हम बताएं सुश्रुत के जो 6 कल्पना बताए थे, 6 कल्पना में से एक कल्पना को, 5 कल्पना में से एक कल्पना कौन जोड़े थे, दूध को जोड़े थे, है ना, सिर को जोड़े थे। तो उसी को याद रखेगा। एक श्लोक है, श्लोक को याद कर लीजिएगा जो बार बार आता है। फिर रस शास्त्र का जो ट्रिक है इसको एक बार देख लीजिएगा कि फायर वाला कहाँ था, आग्नेय था, साउथ ईस्ट में था। फिर ड्राई जो मतलब कि जो हवा से सूख रहा था वायव्य था, मतलब नॉर्थ वेस्ट में था, जो औषधि को सुखा रहा था। फिर तीसरा था भगवान, जहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह करते थे, वो कौन सा दिशा था, ईशान दिशा था, मतलब नॉर्थ ईस्ट दिशा था। फिर देखिए बोल रहा है चरक जो है आपका पंच महाकसा जो है आपके माने थे, चरक 5 माने थे, सुश्रुत उसको 6 माने थे, है ना। सुश्रुत 6 माने थे, उसमें क्या जोड़े थे, मिल्क को जोड़े थे, और 1 माने थे आपके 7 माने थे। तो आपके इस तरह से याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखना क्या है भाई साहब। फिर देखिए एग्जाम टिप्स है कि जो आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, मिस्टेक के अवॉइड कीजिएगा, उसमें से क्या क्या है देख लीजिएगा एक बार, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में देखिए एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू जो बार बार पूछा जाता है, एमसीक्यू हो चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, इसको देख लीजिए। हम बार बार बताते हैं लेक्चर के लास्ट में कि ऐसे नहीं है कि एमसीक्यू उठा के लेके आ गए हैं, चाहे शॉर्ट आंसर चाहे लॉन्ग आंसर बहुत सोच समझ के बताया गया है, बनाया गया है। तो उसका एक बार देख लीजिएगा और इस पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एमसीक्यू को छोड़ सकते हो लेकिन आप शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर को बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ताकि एग्जाम में आपका बेहतरीन जाए। तो एक बार देख लीजिए जो आपका बार बार पूछा जा सकता है, जैसे चरक के अनुसार कसाई योनि कितने हैं, है ना। फिर भेषज कल्पना की परिभाषा लिखे, तो ये सब चीज जो है आपका सवाल आ सकता है। फिर इसी तरह से देखिए एक तरह का पूरा एक माइंड मैप तैयार किया हुआ है, जैसे कि जितना भी अभी बताएं हम जिस अभी लेक्चर में आई थिंक
मिनट के आसपास होगा लेक्चर। उस लेक्चर में जो भी पढ़ा है उसको एक पेज में बहुत अच्छा से समझाया हुआ है, तो आप एक बार देख सकते हो। और हम हट जाते हैं साहब। और इसको एक तरह से आप एग्जाम के लास्ट टाइम में आप 2 मिनट में चाहे 5 मिनट के अंदर आप इस तरह से पढ़ सकते हो। इसी तरह से आप कोई भी बुक अब यहाँ से पढ़ोगे, चाहे कहीं से भी बुक पढ़ोगे, चाहे किसी का भी नोट्स पढ़ोगे, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए और मचाते रहिए लाइफ में। तब तक के लिए नमस्कार।